अच्छा, ये सेकंड ईयर बायो है और 10 अप्रैल 2020। और आज जो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन वो है थायराइड ग्लैंड। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है इसके ऊपर नोट आता होता है पेपर में, तो इसके जो हार्मोन हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे जब ये क्वेश्चन आएगा। तो अब देखें, थायराइड ग्लैंड जो होता है ना, ठीक है, इसकी 2 लोब्स होती हैं मैमल्स के अंदर, यानी इसके 2 हिस्से होंगे, 2 पार्ट्स होंगे मैमल्स के अंदर, ठीक है। और ये बिलो द लेरिंग्स, यानी लेरिंग्स क्या है, वॉइस बॉक्स है, और ये वॉइस बॉक्स कहाँ पे होता है, हमारे गले में होता है, और वॉइस बॉक्स के बिल्कुल नीचे थायराइड ग्लैंड पड़ा होता है, ट्रैकिया के ऊपर होता है, सांस की नाली के ऊपर होता है ये। और ये 2 हार्मोन बनाएगा, बल्कि 3 हार्मोन बनाएगा। पहले जो 2 हार्मोन है उनका नाम है T4 और एक T3, और एक हार्मोन होता है कैल्सिटोनिन। जो T4 है इसका पूरा नाम है ट्राईआइडोथायरोनिन, और इसे T4 बोलते हैं, और इसके अंदर 4 आयोडीन के एटम होते हैं। और जो T3 है इसे बोलते हैं ट्राईआइडोथायरोनिन, और इसे T3 भी बोला जाता है, और इसके अंदर 3 आयोडीन के एटम होते हैं। उसके बाद आगे आपके पास आ जाता है जो अगला हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड रिलीज़ कर रहा है, वो है कैल्सिटोनिन हार्मोन। अब ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है, T3 और T4, इन सारों के फंक्शन भी देखेंगे, इनकी डेफिशिएंसी में क्या होता है, इनके एक्सेस में क्या होता है, वो भी देखेंगे। तो याद रखना है कि जो थायराइड ग्लैंड की जो सिक्रीशन है, यानी थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन हैं, जब आपकी ग्रोथ हो रही होगी या सेक्सुअल मैच्योरेशन हो रही होगी, यानी बॉडी जो है सेक्सुअली प्रिपेयर हो रही होगी, या जवानी के दौर में, थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन है इनकी बॉडी के अंदर जो सिक्रीशन है बहुत ज़्यादा क्या होती है, हाई होती है। उसके अलावा ये जो थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन है, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, कोल्ड, हंगर भी रिस्पॉन्स करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर आपकी बॉडी कोई स्ट्रेस फील कर रही है, या कोल्ड फील कर रही है, या हंगर फील कर रही है, तो इन स्टिमुलस के रिस्पॉन्सेज में भी जो थायराइड ग्लैंड है वो T3 या T4 आपके ब्लड के अंदर रिलीज़ करना शुरू कर देता है। उसके बाद देखें T3 जो कि ट्राईआइडोथायरोनिन है, और जो T4 जिसे टेट्राआइडोथायरोनिन भी बोला जाता है, T4 भी बोला जाता है, थायरोक्सिन भी बोला जाता है। ये दोनों हार्मोन जब सेल के ऊपर एक्ट करते हैं तो इनका सेल के ऊपर एक्ट करने का जो अंदाज होता है वो सेम ही होता है। और ये T3 T4 करते क्या है, सेल के अंदर जाके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं। जैसे ही आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म या सेल की मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होती है तो आपको पता है ग्लूकोज बनेगा, हीट बल्कि ग्लूकोज ब्रेक होगा। जब ग्लूकोज ब्रेक होता है तो हीट बनती है, और उसके अलावा साथ साथ हीट भी बनती है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, ठीक है। जब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होती है तो ग्लूकोज ब्रेक होता है, जिसके नतीजे में हीट बनेगी, ATP बनेगी, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। आगे आपके पास आ जाता है कि ये जो T3 T4 हैं, ठीक है, ये अलोंग द स्मेटोट्रोफिन, ये स्मेटोट्रोफिन के साथ मिलके क्या करते हैं, आपकी ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। और इसके अलावा आप ये भी बोलेंगे कि ये ब्रेन सेल T3 और T4 जो है, ठीक है, ये ब्रेन सेल्स के ऊपर जाके असरअंदाज होते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन सेल की डिफ्रेंशिएशन हो पाती है, यानी ब्रेन सेल जो है डिफ्रेंशिएट हो पाएंगे। अब डिफ्रेंशिएशन या डिफ्रेंशिएट होना क्या मतलब होता है, जब किसी भी सेल को अपना फंक्शन पता चल जाता है, या किसी भी सेल को अपना फंक्शन असाइन कर दिया जाता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं कि सेल डिफ्रेंशिएट हो रहा है, या सेल की डिफ्रेंशिएशन हो रही है। तो ब्रेन सेल के ऊपर जाके जब T3 T4 ऐड करते हैं तो ब्रेन सेल की क्या होगी, डिफ्रेंशिएशन होगी। उसके अलावा ये जो हार्मोन है T3 T4, ये जो है ना, ठीक है, ये एम्फीबियन के अंदर मेटामॉर्फोसिस का बायस बनते हैं। अब ये मेटामॉर्फोसिस क्या होती है और एम्फीबियन क्या होती है, एम्फीबियन के अंदर आपको पता है फ्रॉग्स आते हैं, और मेटामॉर्फोसिस क्या चीज़ है, मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि जब बॉडी डेवलप हो रही होती है, और जब बॉडी डेवलप हो रही होगी और दौरान डेवलपमेंट जो चेंजेस आएंगी बॉडी के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, ठीक है। यानी जब फ्रॉग डेवलप कर रहा होता है तो उसकी बॉडी जो है ना चेंजेस के फेज से गुजरती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलेंगे। तो मेटामॉर्फोसिस के लिए भी T3 T4 इंपॉर्टेंट है, जो कि थायराइड ग्लैंड रिलीज़ करता है। उसके बाद देखें एम्फीबियन, यानी जिनके अंदर फ्रॉग वगैरह आ रहे हैं, अगर एम्फीबियन की बॉडी के अंदर या फ्रॉग की बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन की जो सिक्रीशन है बहुत ज़्यादा कम हो, तो फिर जो है लार्वा, यानी फ्रॉग का जो बच्चा है, जैसे लार्वा बोलेंगे, फ्रॉग का जो लार्वा है, ठीक है, उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस स्टॉप हो जाएगी, वो फर्दर डेवलप नहीं हो पाएगा, और वो जो लार्वा है, ठीक है, वो कंप्लीट अडल्ट के अंदर यानी फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि वो एक लार्ज साइज़ का टैडपोल बन जाएगा। अब टैडपोल क्या चीज़ है, आपने याद रखना है कि फ्रॉग के अंदर 3 डेवलपमेंट स्टेजेस होती हैं। पहले नंबर पे लार्वा, दूसरे नंबर पे टैडपोल, और तीसरे नंबर पे फ्रॉग। तो अगर लार्वा के अंदर
थायराइड ग्लैंड की जो सिक्रीशन हैं, जो हार्मोन है कम है, तो लार्वा के अंदर मेटामॉर्फोसिस स्टॉप हो गई है। इसका ये मतलब कि ये जो लार्वा है, ये लार्वा जो है, ठीक है, ये फ्रॉग अब नहीं बन पाएगा, बल्कि वो उसकी जो डेवलपमेंट है कहाँ तक जा सकती है, बस टैडपोल तक जाती है, और वो टैडपोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फर्दर आगे डेवलप नहीं हो पाता। आगे उसके बाद आगे आपके पास आ जाता है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड की जो सिक्रीशन हैं, या जो हार्मोन है T3 T4, या इन्हें थायरोक्सिन भी बोलते हैं, T4 को थायरोक्सिन भी बोलते हैं, तो आपके ब्लड के अंदर अगर थायरोक्सिन की ज़्यादा मकदार है, तो फिर क्या होता है कि बॉडी को एक डिजीज़ हो सकती है, ग्रेव डिजीज़। अब ग्रेव डिजीज़ में क्या होता है, एक्सोपैथेलमिक क्वार्टर का बायस बनती है। ग्रेव डिजीज़ किसका बायस बनेगी, एक्सोपैथेलमिक क्वार्टर का बायस बनेगी। अब ये एक्सोपैथेलमिक क्वार्टर क्या है, इसके अंदर ये होता है कि आपकी जो नेक है बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाती है। नेक क्यों स्वेल हो रही होती है, वो इस वजह से है कि आपके ट्रैकिया के ऊपर जो थायराइड ग्लैंड पड़ा हुआ है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सोजिश आ गई है, जिसकी वजह से क्या होता जा रहा है, वो जो थायराइड ग्लैंड है वो इनलार्ज होता जा रहा है, उसका साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है, और आपकी जो नेक है वो स्वेल सी लगती है। और उसके बाद बता रहा है कि ग्रेव डिजीज़ के अंदर जो मेटाबॉलिक रेट है आपका, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब याद रखना कि जब मेटाबॉलिक रेट अगर किसी बंदे का ज़्यादा हो ना, तो उसकी निशानी ये है कि उसे आम हालात में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बगैर एक्सरसाइज के उसे पसीना आ रहा होगा, ठीक है। और उसके अलावा उसका जो हार्ट बीट है, मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होने की वजह से उसकी जो हार्ट बीट है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। और ग्रेव डिजीज़ के अंदर अगर प्रोलॉन्ग हो जाए, ग्रेव डिजीज़ अगर लंबी हो जाए, लंबे अरसे तक रहे, तो फिर क्या होता है, कार्डियक फेलियर यानी हार्ट की डिजीज़ मुमकिन है। उसके बाद ये है कि ग्रेव डिजीज़ के अंदर एबनॉर्मल प्रोटीन्स बनती हैं, यानी नॉर्मल प्रोटीन नहीं बनेंगी, एबनॉर्मल प्रोटीन बनेंगी, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड जो है कंटिन्यूसली अपनी जो सिक्रीशंस हैं, यानी T3 और T4 हार्मोन जो है वो बनाता रहता है, इससे बॉडी डिस्टर्ब रहती है। अब ये ऐसा है कि अगर T3 T4 नहीं बनते तो तब भी मसला है, अगर T3 T4 ज़्यादा बन रहे हैं तो तब भी मसला है। बाद के केस में जब भी आएगा ना, तो अगर आपकी बॉडी को आपने ज़िंदा रखना है तो आपको बैलेंस चाहिए, ठीक है। अगर आप ज़िंदा रहना चाहते हैं ज़्यादा देर तक, ठीक है, लंबी लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो आपको अपनी बॉडी की जितनी भी कंडीशन हैं वो बैलेंस चाहिए। अगर किसी हार्मोन की बहुत ज़्यादा कमी है तब भी प्रॉब्लम है अभी, और अगर किसी हार्मोन की बहुत ज़्यादा ज़्यादती है तो तब भी प्रॉब्लम है। उसके बाद आगे आ रहा है कि जो थायरोक्सिन है, ठीक है, अगर कंजेनिटली डेफिशिएंट हो, यानी अगर बेबी पैदा हुआ है और उसके अंदर शुरू से ही जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो कम है। थायरोक्सिन हार्मोन उसके अंदर क्यों कम है, यानी T4 क्यों कम है, वो इस वजह से कम है क्योंकि उसका जो थायराइड ग्लैंड है जो कि ट्रैकिया के ऊपर मौजूद है गले के अंदर, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से इस बेबी को क्या हो जाएगी, डिजीज़ हो जाएगी। उस डिजीज़ का नाम क्या है, क्रिटिनिज्म। अब क्रिटिनिज्म वाले जो बेबी होते हैं वो इंडिविजुअली क्रिटिनिज्म वाले जो इंडिविजुअल हैं, जो बेबी हैं, ठीक है, वो नॉर्मली डेवलप नहीं करते। उनको ये वाले सिम्टम्स हो सकते हैं। पहले नंबर पे ये कि उनका जो साइज़ है, यानी जो स्ट्रेचर है, हाइट जो है, ठीक है, वो 2 से 3 फीट तक रहती है, उसके ऊपर नहीं जाती। फिर उसके बाद कोर्स स्कैंटी हेयर, कोर्स का क्या मतलब होता है, रफ। स्कैंटी का क्या मतलब होता है, डेफिशिएंट। कोई चीज़ डेफिशिएंट हो तो स्कैंटी भी बोलते हैं। तो उसका ये मतलब कि उसके सर के ऊपर हेयर कम होंगे, बाल कम होंगे, स्कैंटी होंगे। स्कैंटी से क्या मराद के कम हेयर होंगे, और कोर्स हेयर से क्या मराद है कि उसके जो बाल हैं रफ से होंगे। उसके बाद है थिक येलो स्केली स्किन, कि उसकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, थिक होती है, मोटी होती है, ठीक है। और स्किन का जो कलर है बहुत ज़्यादा येलो होगा, और स्किन स्केली भी होगी। स्केली स्किन से क्या मराद है कि स्किन के ऊपर ना छिलके छिलके से आपको नज़र आते हैं। जिस तरह स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए तो स्किन के ऊपर स्केल बन जाते हैं, इस तरह की इनकी स्किन होती है। उसके बाद इनकी जो स्किन है मेंटली रिटार्डेड होती है, सॉरी, स्किन नहीं, ये अपने ब्रेन के हवाले से मेंटली रिटार्डेड होते हैं, यानी सही तरीके से ये अपने जो मामला है लाइफ के, ठीक है, वो हैंडल नहीं कर सकते। इनके अंदर इतनी समझ बूझ नहीं होती कि अपनी जो लाइफ है, ठीक है, वो अच्छी तरीके से गुजार पाएँ। और ये सेक्शुअली, इनके अंदर जो सेक्शुअल डेवलपमेंट है, इनके अंदर जो सेक्शुअल डेवलपमेंट है, ठीक है, वो भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। यानी ये लोग जिनके अंदर क्रिटिनिज्म है वो सेक्शुअली मैच्योर नहीं होते। अगर वो सेक्शुअली मैच्योर नहीं है तो इसका ये मतलब है कि उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं वो सही तरह नहीं बनेंगे, एक चीज़। दूसरी ये चीज़, अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं भी तो वो इनफर्टाइल होंगे, यानी वो आगे बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे।
इस तरह के इंडिविजुअल होते हैं।